हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 10। इससे पहले इस कहानी के 9 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सबने अब तक पढ़ा था, रणवीर अवनी के लिप्स पर छोटी सी किस करके बोलता है, मीना आंटी खाना लेकर आएंगी तो आप बिना नखरे दिखाए चुपचाप खा लेना। उसके बाद वो स्टडी रूम में चला जाता है। तो अवनी अपने मन ही मन बड़बड़ाती है कि उन्हें देखकर मुझे क्या हो जाता है, उनको मैं कुछ क्यों नहीं बोल पाती हूँ और वो मुझे एक टीचर की तरह गाइड करते हैं। अब देखते हैं आगे। रणवीर स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। उसकी उंगलियां लगातार लैपटॉप पर चल रही थीं। वहाँ का वातावरण एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। उस रूम में बस एक हल्की सी लाइट जल रही थी जो उस रूम को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बना रही थी। इस वक्त रूम में एकदम शांति थी। तभी रणवीर के पास एक कॉल आया और उस कॉल की आवाज़ से रणवीर की चलती हुई उंगलियां एकदम से रुक गईं और उसकी नज़र सामने रखे फ़ोन पर गई। उस कॉल पर आ रहे नंबर को देखकर रणवीर के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गए और रणवीर ने एक सेकंड के लिए कुछ सोचा और बाद में उसने कॉल को पिक किया। इस वक्त रणवीर के चेहरे पर अब सरकास्टिक स्माइल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत ही गहरी सोच में है। तभी फ़ोन पर रणवीर ने जैसे ही कॉल पिक किया, सामने से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर रॉय। थोड़ा हंसकर, आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ और मुझे अपना इंट्रो देना नहीं पड़ेगा आपको। तभी खैर छोड़िए, आपने जो हमारा, पर एक बात याद रखना मिस्टर रॉय, इंटेलिजेंट सिर्फ आपके पास ही नहीं आती है, हमारे पास भी आती है। तो आपको इस चीज़ को एकदम भूलना नहीं चाहिए। रणवीर अपने सीट से थोड़ा सा पीछे होते हुए बोला, ओ रियली डैनियल, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? अगर जानते हो तो मानना पड़ेगा, मनी को भेजने की गलती कभी नहीं करते। वैसे तुम्हें जान के हैरानी होगी कि तुम्हारी डील के बारे में भी तुमने खुद से मुझे बताया था। डैनियल रणवीर का सबसे बड़ा दुश्मन था। रणवीर और डैनियल की दुश्मनी उनके दादाजी के सामने से चलती आ रही थी, जिसके बारे में आगे पता चल ही जाएगा जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप सभी को। डैनियल गुस्से में बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने तुम्हें खुद बताया? क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ जो अपनी ही डील के बारे में खुद तुम्हें आकर बताऊंगा? रणवीर अपनी आवाज़ को बिना ऊंची किए हुए बोला, तैयार रहना डैनियल, आ रहा हूँ मैं तुम्हारी अगली डील के बाद उसको बर्बाद करने के लिए। रणवीर ने एक वाइनिंग स्माइल दी और फ़ोन को काट दिया। फ़ोन के रखते ही डैनियल ने चिल्लाकर कहा, क्या बकवास कर रहा था ये रणवीर, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। जॉन डैनियल का असिस्टेंट है। मुझे रणवीर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पता करो वो इस वक्त कहाँ पर है और क्या कर रहा है। मुझे उसकी कमजोरी के बारे में पता करना है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें रणवीर राय, बर्बाद कर दूंगा तुमको, तुम्हारी कमजोरी पर वार करके तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ दूंगा कि तुम खुद ही टूट जाओगे। तभी इधर रूम का टेम्परेचर जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, काली भी डैनियल के रूप को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। तभी रात का वक्त था। रूम में अवनी कब से बाथरूम का दरवाज़ा इधर उधर कर रही थी। उसने सारे सामान को उथल पुथल कर दिया था। अवनी को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। तभी रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है तो रणवीर जब अंदर आया तो उसने अवनी को कहीं भी नहीं देखा तो वो घबरा गया। रणवीर ने अवनी को इधर उधर नज़र घुमाकर देखा तो उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ें आईं। तभी रणवीर को जानने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी और वो सीधा ही उस तरफ चला गया। जैसे ही रणवीर ने बाथरूम में एंटर हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अवनी इस वक्त बाथरोब पहने खड़ी हुई थी। उसके बाल खोले हुए थे जो हल्के हल्के गीले थे। बाथरोब पहनने की वजह से उसके गोरे गोरे पैर दिख रहे थे। अवनी का लुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। रणवीर अवनी को देखता ही रह गया, पर उसकी नज़र अवनी पर गई जो चिड़चिड़ कर रही थी। उसे पूछने के लिए वो आगे बढ़ा। रणवीर आगे जैसे ही बढ़ता है उसने वार्डरोब की हालत देखी तो इस वक्त सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे।
अभी रणवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखें बस इस वक्त जुनून नजर आ रहा था। रणवीर ने बिना देरी किए अवनी की तरफ बढ़ते हुए कहा। अवनी जो कपड़ों में गुम हुई थी, उसको कदमों की आहट सुनाई दी, पर जैसे ही उसकी नजर दरवाजे से आ रहे रणवीर पर गए तो उसके चेहरे के भाव उड़ गए। अवनी ने हिचकिचाते हुए कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने तो दरवाज़ा लॉक किया था। फिर आप? उसने इतना ही कहा था और पीछे की तरफ जाने लगी। तभी रणवीर बिना रुके अवनी की तरफ बढ़ गया और उसे देख अवनी और भी ज़्यादा पीछे होने लगी, पर तब तक देर हो चुकी थी। अवनी एकदम एक दीवार से जाकर सट चुकी थी। रणवीर उसके एकदम करीब आकर खड़ा हुआ। रणवीर ने अपने दोनों हाथ अवनी के कमर पर रखे और अपनी सैडिफिक वॉइस में कहा कि हमें हमारे कमरे में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये लॉक भी नहीं है क्योंकि ये सेंसर से खुलता है। वो छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर इस तरह से क्या कर रही थी जान, और आपने पूरे वार्डरोब की ऐसी हालत क्यों कर रखी है? अवनी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हुई थी। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी उसने कहा कि हम तो कपड़े ढूंढ रहे थे, पर समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पहने। एक तो आपने इतने सारे कपड़े रखे हैं कि हम भी भूल जाते हैं कि ये हमारे पास इतने सारे कपड़े पहले तो कभी नहीं थे, और अब तो ये सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। रणवीर अवनी के कन्फ्यूजन से हंसकर बोला, बस इतनी सी बात, अभी रुको। रणवीर अवनी से दूर हुआ और वार्डरोब से एक नाइट गाउन लेकर अवनी को दे देता है। ये लो पहनो। अवनी अपनी आंखें ऊपर करके बोली, हमने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने हैं। तभी रणवीर अवनी को जवाब देते हुए बोला, पहले नहीं पहने हैं पर अब पहनो और जल्दी से जाओ, वरना हमने कब से अपने आप को रोक रखा है जान, और नहीं रोक पाएंगे हम, और शादी से पहले ही। ये बात रणवीर ने काफ़ी सैडिस्टिक तरीके से कही थी। तो अवनी रणवीर को घूर कर देखने लगी और बोली, बेशरम कहीं के, और वहां से जाने लगी। जाते जाते रणवीर ने जो उसे गाउन दिया था वो भी ले गई। रणवीर अवनी की बातों से बिना पलटे ही बोला, आई जस्ट बिकॉज ऑफ यू जान। रणवीर ने इतना ही कहा और वहीं अपने कपड़े बदलने लगा, पर उसकी एक नज़र जाती हुई अवनी पर गई। अवनी चेंज करके वापस आई तो उसने देखा कि रणवीर वहां पर नहीं है, तो वो भी नीचे जाने लगी। तभी रात का जो वक्त हो चला था, इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। अवनी चेंज करके आ चुकी थी। रणवीर भी कमरे में नहीं था। नीचे आकर अवनी सीधा किचन की तरफ गई। इस वक्त अवनी ने नीले रंग की नाइटी पहन रखी थी जो रणवीर ने उसे दी थी। वो नाइटी फुल लेंथ थी, इस वजह से अवनी को घर में पहनने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। अवनी किचन के अंदर आ गई तो वहाँ मीना जी खाना बना रही थी। अवनी सीधा उनके पास गई और बोली, आंटी क्या आप खाना बना रही हैं? इस पर मीना जी ने भी हल्की स्माइल के साथ अवनी की तरफ देखा और प्यार से कहा कि हाँ बेटा, मैं खाना बना रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं वो भी बना दूंगी। इस पर अवनी सोचते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर क्या मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर दूं? मीना जी अवनी को रोकते हुए बोलती हैं कि नहीं अवनी बेटा, आप आराम करिए, हम बना लेंगे, और वैसे भी आपके वो क्या बुलाती हैं आप उन्हें, हाँ, मगरमच्छ को पता चल गया ना तो हम सब की खैर नहीं है। अवनी की लाख कोशिश के बाद भी मीना जी ने उन्हें मना कर दिया था। तो अवनी थक हार के पीछे जाने लगी, और पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो सामने रणवीर खड़ा हुआ था। इस वक्त उसका चेहरा एकदम शांत था, पर उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थीं। रणवीर ने अवनी को घूर कर देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। अवनी तो मानो रणवीर को देखकर सुन्न सी पड़ गई हो, और वो अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिली। उसने अपने हाथों से अपनी नाइटी जोर से पकड़ ली। रणवीर ने बिना कुछ सोचे समझे बस अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। अवनी ने भी उसे कुछ नहीं बोला, उसने बस अपने दोनों हाथ गिरने की वजह से रणवीर के गले में डाल दिए। और जाते जाते रणवीर बस मीना जी को बोला कि आंटी आप हमारा खाना ऊपर ही भिजवा दीजिएगा, हम वहीं पर खा लेंगे। रणवीर की बात सुनकर अवनी की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं। उससे कुछ भी बोला नहीं गया था। तभी उसे यही सता रहा था कि कहीं उसके मॉनिस्टर बुलाने से रणवीर गुस्से में तो नहीं हो गया। ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। वैसे भी रणवीर का ये
सबके सामने उसे उठाकर ले जाने से उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, जिससे वो रणवीर से नज़रें बार बार चुरा रही थी और इधर उधर देखने लगी थी। उसे बस यही डर लग रहा था कि उसे मॉनिस्टर कहने पर कहीं रणवीर उसे सज़ा न दे दे। तभी रूम में अवनी रणवीर से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी रणवीर ने उसे प्यार से बेड पर बैठाया और अपनी हल्की हल्की वॉइस में अवनी की आंखों में देखकर कहा कि आपको इस तरह से जाने के लिए किसने कहा था जान? हमने कहा था ना कि आप बस आराम करेंगी और कुछ भी नहीं। तो अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर रणवीर की आवाज़ से उसने जवाब दिया कि हमारा मन नहीं लग रहा था कमरे में, इसीलिए हम बाहर गए थे, हमने कोई भी काम नहीं किया है सच्ची। अवनी को इतना ज़्यादा डरता देख रणवीर बोला, रिलैक्स जान, हम डांट नहीं रहे हैं आपको ना। ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। अवनी ने रणवीर की बातों से धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली और रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, जान आपको याद है हमने आपसे क्या कहा था? रणवीर की बात सुन अवनी सोचते हुए मासूमियत से बोली, आपने तो बहुत कुछ कहा था, आप किस बात की बात कर रहे हैं? अवनी की शक्ल देख रणवीर से रहा नहीं गया और उसने अवनी के ऊपर झुकते हुए काफ़ी सेडेटिव तरीके से कहा कि जान हमने कहा था कि आपको देखने का हक सिर्फ हमारा है, हमारे सिवा आपको कोई भी नहीं देख सकता। रणवीर को अपनी तरफ आता देख अवनी पीछे होने लगी। तभी उसने अपनी पलकें झपकाकर अटकती हुई आवाज़ में कहा, आपने ऐसा कब कहा था? हमें हमें तो याद नहीं, वैसे भी हमें किसी ने कहाँ देखा है जो आप इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। तभी रणवीर जो पूरा अवनी के ऊपर आ गया, जिससे अवनी ने अपने दोनों हाथ जल्दी से अपने सीने पर रखे। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, जिससे वो अपने लोअर लिप को बाइट कर रही थी। अवनी की ये हरकत देखकर रणवीर अच्छे से समझ रहा था। वो अवनी को देख शरारती अंदाज में बोला, रियली जान, आपको किसी ने भी नहीं देखा, पर हमने तो देखा है कि सारे सर्वेंट आपको ही देख रहे थे, वो भी इस नाइटी में। रणवीर की बात सुन अवनी अपनी थूक गटकते हुए बोली, क्या क्या हमें? पर हमें नहीं पता, हम तो ऐसे ही नीचे गए थे। इससे अगर कोई हमें देख भी रहा हो तो उसमें हमारी क्या गलती है, आप ही बताइए। अवनी की बात सुन रणवीर ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए उसने अपना एक हाथ अवनी के कमर के ऊपर से बिस्तर पर रखा और दूसरे हाथ से अवनी के चेहरे पर एक उंगली फेरते हुए बोला, राइट जान, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। गलती तो बस इस नाइटी ड्रेस की है, जिसमें आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, जिस वजह से हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। रणवीर की बातें अवनी को काफ़ी ज़्यादा अब अजीब लग रही थीं, पर उसके ऐसे छूने से अवनी खुद को फील करने से नहीं रोक पा रही थी। तभी अवनी के पेट में गुदगुदी पैदा हो रही थी, जिस कारण से वो अपनी आंखें बार बार बिंच कर रही थी। उसने काफ़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और रणवीर की बातों से रूडली आवाज़ में जवाब देते हुए कहा कि आपको अगर हमारे ऐसे कपड़ों से प्रॉब्लम थी तो आपने हमें ये कपड़े क्यों दिए पहनने के लिए? रणवीर अवनी के गालों को पकड़ते हुए बोला, माई लव, आप रो क्यों रही हैं? हम तो बस इसीलिए कह रहे थे कि आप इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही हैं। अगर आपको किसी ने भी देखा और उसकी जान चली गई तो हम क्या करेंगे? हम इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते हैं ना। और हमें आपके किसी भी पहनावे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी पहन सकती हैं। तभी अचानक से रणवीर के हाथ अपने गाल से हटाकर अवनी धीरे से बोली कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे बाहर ऐसे कपड़े पहनकर, पर हमारी एक शर्त है और आपको वो माननी ही पड़ेगी। रणवीर अवनी की मासूमियत देखकर पिघल गया था और वो धीरे से हंसकर बोला, ओके मेरी जान, आप जो कहेंगी हम वो मानेंगे, पर आपकी शर्त क्या है वो तो बताइए, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तभी अवनी बेड से उतरकर खड़ी हुई और रणवीर से थोड़ा सा दूर जाकर बोली, हमें बाहर वाले कमरे में सोना है और हाँ, आप वहाँ पर नहीं आएंगे। अवनी की ये शर्त सुनकर रणवीर मानो सदमे में चला गया हो और वो एक टक अवनी को देखता रहा और बोला, क्या? नहीं, हम आपके बगैर नहीं सोएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई दूसरी शर्त बताइए हमें, हम मान लेंगे, पर ये नहीं। रणवीर की हालत खराब हो गई थी ये सब सुनकर, उसका मन नहीं मान रहा था।
अवनी से एक पल भी दूर होने के लिए। इस बात से रणवीर ने एक बात नोटिस की कि अवनी उससे खुलकर बात कर रही थी। ये सोचकर रणवीर भी बिना मन से बोला कि ठीक है, आप उस कमरे में जाकर सो सकती हैं। यह सुनकर अवनी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने रणवीर को थैंक्स कहा। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। दरवाजे पर मीना आंटी खड़ी हुई थी, जिनके हाथ में इस वक्त खाने की थाली थी। उन्होंने ट्रॉली को अंदर रखा और वहां से सीधा बाहर चली गई। बाद में रणवीर और अवनी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद रणवीर ने अवनी को जबरदस्ती लिप किस किया और स्टडी रूम की तरफ चला गया। अवनी ने भी अपना मुंह बनाया और फिर सोने के लिए चली गई। तभी दूसरी तरफ एक घर में पूरी फैमिली इस समय डिनर टेबल पर खाना खा रही थी। उसी में से एक आदमी बोला, चिंता मत करिए भाई साहब, हम अपनी बिटिया को जल्द ही ढूंढ लेंगे और हमें पता है कि वो आपकी बात ज़रूर मान लेगी। उसी में बैठा आदमी अपने गुस्सैल आवाज़ में बोला कि हाँ रमेश, ढूंढ ही लेंगे उसे। माना कि गलती की है उसने, पर बेटी है वो हमारी। ये आदमी कोई और नहीं था बल्कि अवनी के पापा थे महेश जी, जो कि उनके चचेरे भाई रमेश शर्मा जी से बात कर रहे थे। महेश जी ने रमेश जी को वही सारी कहानी बता दी थी जो सीमा जी ने उन्हें बताई थी। महेश जी रमेश जी से बोले, खैर छोड़ो रमेश, अवनी तो मिल ही जाएगी, पर तुम अपने बेटी की शादी पर ध्यान दो और अच्छे से उसे निपटाओ। रमेश जी भी महेश जी की बात से सहमत हुए और खाना खाने लगे। महेश जी के नेचर से सभी वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इसीलिए बाकी के परिवार वाले भी चुपचाप ही खाना खा रहे थे। रमेश जी के परिवार में उनकी पत्नी माया, बेटा अजीत और बेटी समीरा थे। तभी अजीत की शादी थी, जिस वजह से शर्मा परिवार यहाँ पर आया था। एक वजह और भी थी, जो थी अवनी। रात हो चुकी थी। रणवीर अभी भी स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अवनी, जो बेड पर आकर लेटकर तारों को निहार रही थी और उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर वो किसी ख्यालों में खोई हुई थी। आज उसे न जाने क्यों अपने घर वालों की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। माना कि उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था और सभी लोग उससे परेशान करते थे, पर वो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। और उसका भाई था, जिसके साथ वो बिताए हुए पल को याद करके उसकी आंखों के किनारे से थोड़े से आंसू निकल आए थे। अवनी अपने आप को समझाते हुए बोली, नहीं अभी, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। तुझे पता है ना कि ये सब करने के लिए कितना बड़ा कदम उठाना पड़ा है, पर तू ऐसा नहीं करती। वो लोग तुझे, ये सब सोचकर अवनी को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। तभी अवनी ये सारी बातें सोचकर रोने लगती है और उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल याद आने लगता है जिस दिन इतना बड़ा तूफान उसकी ज़िंदगी में आया था। तो चलिए बताते हैं क्या तूफान आया था अवनी की ज़िंदगी में। फ्लैशबैक। रात का वक्त था जब अवनी घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर आई थी। तभी उसने इस वक्त सफ़ेद कलर का सलवार सूट पहन रखा था और बालों को उसने बनाकर रखा था। आंखों में गहरा काजल था और चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था। इस लुक में अवनी चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। तभी अवनी रास्ते पर खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी। तभी उसके सामने से कुछ गुंडे एक आदमी को पकड़ कर ले जा रहे थे। अवनी की अब तक उस पर नज़र नहीं गई थी, पर उन्हीं आदमियों में से एक आदमी, जो कि शायद उनका हेड था, उसकी नज़र अचानक से अवनी पर पड़ती है। उसने जैसे ही देखा तो मानो उसके तन बदन में अलग ही एहसास महसूस हुआ। वो बस अवनी को देखता ही रहा जब तक अवनी वहाँ से चली नहीं गई। तभी उसके एक आदमी ने कहा कि राका भाई, क्या हुआ, क्या देख रहे हो आप, कुछ हुआ है क्या? तभी वो आदमी, जिसका नाम राका था, वो उस दूसरे आदमी से बोला, सुन, अभी यहाँ जो लड़की खड़ी थी ना, मुझे उसकी सारी कुंडली चाहिए, समझा तू? तभी वो दूसरा आदमी, जो उसका सेबोनेट था, वो बोला, क्यों भाई, क्या हुआ, उसने हमें देख लिया क्या? क्या आपको मरवाना है उसे? राका उस आदमी को घूर कर देखने लगा और बोला, खबरदार, जो उसको मरवाने के बारे में सोचा भी, वो मेरी होने वाली बीवी है, समझा? अब चुपचाप से जाके ढूंढ उसे। अगले दिन अवनी किचन में खाना बना रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। इस वक्त घर पर
सिर्फ सीमा जी और अवनी थे। अवनी किचन से बाहर आई और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर राका और उसके आदमी खड़े थे। तभी राका तो अवनी को देख उसमें ही खो गया था, पर उसके आदमी जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर आ गए। उनको रोकते हुए अवनी बोली, कौन है आप और इस तरह से अंदर कैसे आ सकते हैं? अवनी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुरीली थी, जिससे राका और भी ज़्यादा खो गया। उसे ऐसा घूरता देख अवनी थोड़ा सा चिढ़ गई और बोलने को हुई ही थी कि तभी सीमा जी नीचे आते हुए बोली, कौन है अवनी? सीमा जी नीचे आई तो हैरान हो गई थी और बोली, कौन हो भाई और ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं आप? चलिए निकलिए बाहर, जल्दी से यहाँ से जाइए। तभी राका सीमा जी की बात पर हंस पड़ा और बोला, रिलैक्स मिसेस सीमा जी, कहीं आपकी ये धमकी महंगी न पड़ जाए आपको। आप मुझे नहीं जानती हैं, पर आपकी पूरी कुंडली है मेरे पास। राका की बात सुन के सीमा जी को पसीने आने लगे। तभी उन्होंने अपनी आवाज़ में नमी लाते हुए कहा, अवनी तुम ऊपर जाओ। अवनी चिंता भरी आवाज़ में बोली सीमा जी से, पर छोटी माँ मैं कैसे जाऊँ? तभी अवनी की अनजानी पर सीमा जी चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना कि तुम ऊपर जाओ तो बस ऊपर जाओ, और खबरदार जो नीचे अभी आई तो। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा और वो बस सीधा ऊपर की तरफ भाग गई। तभी सीमा जी ने राका की तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में पूछा, आप सब कौन हैं और हमारे घर पर क्यों आए हैं? सीमा जी की बात सुनकर राका थोड़ा मुस्कुराते हुए सोफे पर आकर बैठ गया और उसने अपने एक पैर पर एक पैर चढ़ाकर बोला, आपकी सारी कुंडली है मेरे पास। मिसेस शर्मा क्या चाहती हैं आप? जान पहचान के चक्कर में वो सब मिस्टर शर्मा को पता चले। राका की बात सुनकर सीमा जी अपनी बात में सॉफ्टनेस लाकर बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? और हम आराम से बैठकर बात करते हैं ना। सीमा जी की बात पर राका के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई थी। तभी उसने अपने हाथ सोफे की तरफ आर्म्स पर रखा और कहा कि मिसेस शर्मा, मेरा नाम राका डिसूजा है। शिमला का डॉन नाम तो सुना ही होगा ना आपने। राका की पहचान जानकर सीमा जी को तो झटका लग गया और वो डर से खड़ी हो गई और अटकती हुई आवाज़ में बोली, लेकिन आपको हमसे क्या चाहिए और आप हमारे घर पर क्यों आए हैं? अगर आपको हमारे पति से कोई काम है तो वो घर पर नहीं है, आप जा सकते हैं। सीमा जी की बात सुनकर राका उन्हें देखकर बोला, अरे मिसेस शर्मा, आप तो डर गई। कोई बात नहीं, वैसे डराना भी अच्छा ही होता है। मुझे आपके पति से नहीं बल्कि आपसे ही काम था। दरअसल मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और ये भी कि वो शादी आप करवाएंगी। राका की बात सुनकर सीमा जी को एक झटका लग गया और वो हैरानी से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे आप शादी की बात कर सकते हैं हमारी बेटी के साथ? सीमा जी की बात पर राका हंसते हुए बोला, आप ये सब अच्छा बनने का नाटक मत करिए। मिसेस शर्मा के आगे जो करती है ना वो मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपकी सच्चाई अच्छे से जानता हूँ। आप कितनी घटिया किस्म की इंसान हैं। राका की बात सुनकर सीमा जी एक डेविल सी मुस्कुराहट के साथ सोफे पर बैठते हुए बोलती हैं, जब आपको इतना सब पता ही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ मिस्टर राका। सीमा जी के जवाब से राका के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। तभी राका उनके सवाल का जवाब देते हुए बोला, जो आप चाहें। इस पर सीमा जी थोड़ा सा मुस्कुराई और राका की बात को दोहराते हुए बोली, जो मैं चाहूँ। ठीक है फिर 50 लाख, वो भी कैश। राका ने भी इस पर हामी भरते हुए कहा, मिल जाएंगे आपको। मिलने की बात सुनकर सीमा जी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि राका अवनी से शादी क्यों करना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है अवनी में? उन्होंने राका से पूछते हुए कहा, वैसे एक बात बताइए, आप अवनी से शादी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? हाँ माना वो सुंदर है, पर आपके स्टैंडर्ड की तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक सिंपल सी लड़की है। सीमा जी को जवाब देते हुए राका बोला, आपके सवाल में ही आपका जवाब है मिसेस शर्मा। अवनी एक सिंपल लड़की है जो इस राका को पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, और अब अगर वो राका को नहीं मिली ना तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, बर्बाद कर दूंगा आप सबको। उसका जवाब सुनकर सीमा जी को तसल्ली तो मिल गई, पर अवनी को इतने बड़े घर से रिश्ता आता हुआ देखकर ये सोच काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में आ गई, और फिर उसके बदले में पैसे और अवनी से छुटकारा मिल रहा है तो उन्हें एक तसल्ली भी मिल गई और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई। तभी शाम का वक्त हो चला था।
इस वक्त महेश जी और सीमा जी हॉल में बैठे थे। सीमा जी ने महेश जी को बताते हुए बोला कि महेश, अवनी के लिए एक रिश्ता आया था जो काफ़ी बड़े लोग हैं, 2 दिन में ही शादी करवाना चाहते हैं। तभी महेश जी बोले, सीमा, रिश्ता आया है वो तो ठीक है, पर किसका? तभी महेश जी की बात पर सीमा जी बोली, आपने नाम तो सुना ही होगा, राका डिसूजा का। उसे अवनी पसंद है और वो आज सुबह ही हमारे घर आया था। उसने अवनी के रिश्ते की बात की है। उसने ये भी कहा है कि सारा खर्चा वो लोग ही उठा लेंगे, हमें बस अवनी को शादी करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। सीमा जी की बात पर महेश जी थोड़ा सा रूड होकर बोले, सीमा, तुम जानती हो ना कि वो एक गुंडा है, फिर भी तुम्हें अवनी के लिए उससे बात की, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। महेश जी का गुस्सा देख सीमा जी बोली, हाँ तो क्या हुआ? आप चाहते हैं कि मैं उसे ना कर दूं ताकि वो हम सबको बर्बाद कर दे? और वैसे भी वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, वो हमारी अवनी को खुश रखेंगे और प्यार देंगे। सीमा जी की बात सुनकर महेश जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, और हाँ, सब ठीक रहा तो 2 दिन में ही शादी कर देंगे। महेश जी की बात सुन सीमा जी के चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट आ गई। तो क्या कर लेगा अवनी से शादी राका, या फिर नहीं? तो गाइज, इसी वजह से अवनी अपने घर से भागी थी, क्योंकि वो राका से शादी नहीं करना चाहती थी। यही एक डर था जो अवनी के दिल में आज भी है। अब आगे क्या होगा इस कहानी में, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग, और आपको पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ जुनून या पागलपन, इस पूरी कहानी को। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और लविंग है, तो प्लीज़ आप सभी लोग ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताया करिए।